Good afternoon to all of you. Today we will see our next chapter, that is drug in clinical toxicity. So in that first, if you see the introduction, so in that almost all the chemical substance or drug in toxic dose may be poison, and the poison in small dose can be a medicine. There is really no boundary between medicine and a poison. देखो क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस है और जितने भी ड्रग है, अगर आप उसको उसके टॉक्सिक डोज पे, यानी कि जितना डोज उसके ऊपर लिखा है उससे ज़्यादा अगर आप उसको लेते हो तो वो पॉइज़न हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप पॉइजन्स जो ऑलरेडी हमने पॉइजन्स उनको नाम दे दिया है और उनको आप स्मॉल डोज के अंदर लेते हो तो वो मेडिसिन भी बन सकती है। कैसे उनका कहने का मतलब है, सो देयर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन मेडिसिन एंड पॉइजन। अगर आप मेडिसिन को ज़्यादा डोज पर लेते हो तो पॉइजन बन सकता है, और पॉइजन को अगर आप कम डोज में ले सकते हो तो वो भी मेडिसिन बन सकती है। सो देयर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन मेडिसिन एंड पॉइजन। सो पॉइजन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस which when administered, inhaled or swallowed is capable of producing lethal effect on the body। यानी कि पॉइजन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा सब्सटेंस जो आप इनहेल करते हो या बॉडी से लेते हो या उसको सॉलो करते हो और उसको लेने के बाद हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड होने के बाद वो हमारी बॉडी को लीथल इफ़ेक्ट यानी कि कुछ साइड इफ़ेक्ट बताता है, कुछ हमारी बॉडी का कुछ इसकी वजह से नुकसान होता है या हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं या उनको किसी तरह का हार्म पहुंचता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, पॉइजन है। सो इन लॉ a substance given for a purpose of life saving is medicine and to produce harm to the body is poison। मतलब क्या कि जो लॉ की जो डेफिनेशन है, यानी कि अगर कानून के हिसाब से अगर हम पॉइजन की डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप एक सब्सटेंस को लाइफ सेविंग के पर्पस से दे रहे हो तो एज अ मेडिसिन, तो वो क्या है, वो एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। लेकिन अगर आप किसी सब्सटेंस को बॉडी को हार्म करने के लिए दे रहे हो तो वो क्या है, पॉइजन है। सो दिस आर गवर्न बाय द पॉइजन एक्ट 1919। द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर महाराष्ट्र पॉइजन एक्ट 1972। तो ये जो है आपको आपके पीजे के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, विच इंक्लूड अ शेड्यूल ई गिविंग अ लिस्ट ऑफ पॉइजन्स एज। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइजन, क्लास ए पॉइजन एंड class B poison। So class A poison are generally those used as medicines। तो ऐसे पॉइजन जिनको हमने ऑलरेडी पॉइजन बता दिया गया है लेकिन हम उसको एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एट्रोपिन सॉल्ट, एसोनोइड सॉल्ट, ओपीएम डेरिवेटिव्स, डिजिटलिस, ग्लाइकोसाइड्स एक्सेट्रा, तो वो क्या है, क्लास ए पॉइजन है। लेकिन क्लास बी पॉइजन सो दे डू नॉट हैव एनी मेडिसिनल यूज़, एग्जाम्पल ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी, आर्सेनिक सॉल्ट, स्ट्रेचनिन फिनॉल्स। तो ये क्या है, ये ऐसे मेडिसिन है जो जिनका कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं है, तो उसको हमने क्लास बी पॉइजन दिया है। सो ग्रेविटी ऑफ पॉइजनिंग, सो उसका कितना इंटेंस पॉइजनिंग हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे टू टाइप से पॉइजनिंग की अगेन, लाइक एक्यूट पॉइजनिंग एंड क्रोनिक पॉइजनिंग। सो इन एक्यूट पॉइजनिंग इन सच टॉक्सिसिटी the symptoms of poisonings appear suddenly after injection or administration of poisons which rapidly increase severity and followed by death or recovery। यानी कि ऐसी पॉइजनिंग जो ड्रग मेडिसिन लेने के फ़ौरन बाद आपको सिम्टम्स उसके दिखाई देने लगते हैं, आपको सडनली इंजेक्शन लेने के बाद जो है उसकी सीवियरिटी बढ़ने लगती है, और या तो फिर लास्ट में क्या होगा, एक तो उसकी डेथ हो सकती है या पेशेंट रिकवर हो सकता है। तो उस तरह के पॉइजन को आप एक्यूट पॉइजनिंग बोलोगे। लेकिन क्रोनिक पॉइजनिंग किसको बोलोगे आप, सिम्टम डेवलप ग्रेजुअली ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड लाइक मैलेज। यानी कि क्या कि इसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स है वो मेडिसिन लेने के कुछ दिनों बाद आपको डेवलप होते हैं, कुछ ड्यूरेशन के बाद में वहाँ पर आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो उस तरह की पॉइजनिंग को हम बोलेंगे क्रोनिक पॉइजनिंग। सो what is the difference between acute and chronic poisoning? So here we will see in acute poisoning sudden appearance of signs and symptoms, and in the case of chronic poisoning gradual persistence of symptoms। यानी कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कि एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर आपको सिम्टम्स सडन देखने को मिलेगी एकदम, लेकिन क्रोनिक के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको सिम्टम्स ग्रेजुअली या लेट देखने को मिलेंगे। सो कैरेक्टराइज्ड बाय अफेक्टेड रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड अनकॉन्शियसनेस एक्सेट्रा।
तो आप किस तरह से इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो कि इसका रेस्पायरेशन रेट जो है, ब्लड प्रेशर जो है और अनकॉन्शियसनेस वहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलेगी। लेकिन जो क्रोनिक पॉइजनिंग है वो कैसी रहेगी? लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी वेट, मस्कुलर वीकनेस एंड मेलेज एक्सेट्रा। उसके बाद में थर्ड वन, विड्रावल सिम्टम्स डू नॉट अक्यूर, विड्रावल कॉम्प्लिकेशन आर वेरी कॉमन। सो नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट विद जनरल मेजर्स आर एम्प्लॉयड। एंटागोनिस्ट विद रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ विड्रावल सिम्टम्स आर डन। यानी कि क्या कि देखो, यानी कि एक्यूट के अंदर कौन सा ड्रग आएंगे फिर कि आपने कोई जैसे कि मर्क्यूरी ले लिया या कुछ खा लिया, आप ट्रीटमेंट करके उसको एंटीडोट देकर आप उसको बॉडी से या स्टमक वॉश करके आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन इन द केस ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग आपको उसको बॉडी से निकालने के लिए रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि ऐसा नशा आवर चीज़ें जो आप जैसे कि नार्कोटिक्स है या बार्बिचुरेट से आप उसका नशा करते हो, तो आपको अगर आप जैसे कि अल्कोहलिज्म है, तो अगर आपको उसको छुड़वाना हो तो आपको उसके लिए कुछ 3-4 महीने जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर डालना पड़ता है। क्यों? ताकि वो जो लत लगी है वो वहाँ से छूट सके इसलिए। लेकिन इन द केस ऑफ एक्यूट ऐसा नहीं होता, आप जो 1 डोज आपने लिया उसको आप बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। सो इन दैट नो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन इन प्योरली satisfactory, but they are generally classified on the basis of mode of action and classified into 6 group। यानी कि अभी तक कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है प्रॉपर जो कि सेटिस्फैक्ट्री वे में हमको बता सके कि भाई ये क्लासिफिकेशन है पॉइजन का। लेकिन जो 6 क्लास है पॉइजन की, तो देखो उसमें 6 क्लास कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज कोरेसिव पॉइजन, सेकेंड वन इज इरिटेंट पॉइजन, थर्ड वन इज न्यूरोटिक पॉइजन, फोर्थ वन इज कार्डियक पॉइजन, फिफ्थ वन इज एक्सफिक्सिएंट and sixth one is miscellaneous। So if you see the corrosive poisoning, so they produce inflammation and acute ulceration of tissues। मतलब ऐसे ड्रग्स जिनको लेने के बाद में आपको इन्फ्लामेशन और एक्यूट अल्सरेशन, अल्सर होता है आपको टिश्यूज़ का स्किन के ऊपर, और उसके सिम्टम्स रहेंगे पेन। और अगर आपने उसको बॉडी में इंसर्ट किया तो थ्रोट एंड स्टमक विद ऑर्डर ऑफ एसिड, यानी कि आपको उसको लेने के बाद में अंदर अल्सर हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है और एसिड की ऑर्डर आपको आ सकती है। तो इस तरह से जो पॉइजनिंग होती है इसको बोलते हैं कोरेसिव पॉइजनिंग। तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल है उसके? ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक कार्बोलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट या इनऑर्गेनिक एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज लाइक कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटाश। तो ये एजेंट लेने के बाद में आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इरिटेंट पॉइजन किसको बोलेंगे हम? दिस प्रोड्यूसेस इंटेंस पेन, वॉमिटिंग, मे बी कोलैप्स्ड। यानी कि क्या कि ऐसे पॉइजन जिसको लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, आप वॉमिटिंग करते हो। तो इस तरह की कंडीशन में होता है। जब आप मेटल्स ले लेते हो लाइक लीड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, नॉन मेटल्स लाइक ब्रोमाइड, आयोडाइड, बोरॉन, इस तरह के सोल्यूशन अगर आप इंसर्ट कर लेते हो आपकी बॉडी में, या फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लाइक एर्गोट, ओलियोस, कैस्टर सीड्स, इस तरह से आप वेजिटेबल्स लेते हो। या एनिमल्स के अंदर क्या है? स्नेक विनम, स्कॉर्पियन और कैंथ्रेडाइट्स। उसके बाद में है न्यूरोटिक पॉइजन। सो दिस एक्ट ऑन सीएनएस, जैसे कि न्यूरो यानी कि क्या सीएनएस के ऊपर एक्ट करने वाले पॉइजन्स, प्रोड्यूसिंग हेडेक, ड्रोजीनेस, जिडीनेस, स्टूपर एंड कोमा एक्सेट्रा। तो ये कौन से हैं? उसमें अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। एक्टिंग ऑन सेरिब्रम, अब सेरिब्रम पे जो एक्ट करते हैं वो अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो एक्ट करता है वो है नक्स वोमिका। और उसके बाद में जो पेरिफेरल सिस्टम पे एक्ट करता है वो है कोनियम और क्यूरार। उसके बाद में नेक्स्ट कार्डियक पॉइजन, ऐसे पॉइजन जो कि हमको हार्ट रिलेटेड कंडीशन को वर्सन या हमको हार्ट को हमारी ज़्यादा उसकी बीट बढ़ा सकते हैं या फिर उसको पूरी तरह से कम कर सकते हैं। सो पॉइजन्स एक्ट पर्टिकुलरली ऑन द हार्ट प्रोड्यूसिंग डिलीटेरियस इफेक्ट। एग्जाम्पल एसिनोइड, ओलिएंडर, क्यूनिन एक्सेट्रा। तो दीज आर द ड्रग विच आर प्रोड्यूसेस हार्म टू हार्ट। नेक्स्ट इज एक्सफिक्सिएंट। तो एक्सफिक्सिएंट किसको बोलेंगे? एक्ट ऑन लंग्स ओनली। ऐसे ड्रग्स जो कि सिर्फ लंग्स के ऊपर एक्ट करते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल गैसेस एक्सेट्रा। तो ये दीज आर द एजेंट विच इज एक्ट ऑन लंग्स। नेक्स्ट इज मिसलेनियस। सो इट इंक्लूड न्यूमरस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट लाइक फिनेसिटीन, ट्रैंक्विलाइजर्स, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव एक्सेट्रा। So here next we will see the general treatment of poisoning
So in that, poison is relatively small amount may cause structural damage or functional disturbance in the body, can be accidental, suicidal or homicidal. The victim needs immediate treatment. It involve the following measures, यानी कि अगर हम पॉइजन्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर, और उसको उस तरह के विक्टिम्स को जो है वो इमीडिएट पेशेंट उसके हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो हमको उसमें क्या क्या करना है, इमीडिएट केयर ऑफ डिटोरिएटिंग बॉडी फंक्शन, यानी कि हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो कि काम करना बंद कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको पता चला कि लेने के बाद में आप पेशेंट को सांस नहीं आ रही है तो आपको उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, या फिर जैसे कि पेशेंट की हार्ट बीट तेज़ हो रही है ज़्यादा, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा फिर, तो आपको वो करना है। उसी तरह से रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, यानी कि पॉइजन लेने के बाद अगर कुछ पॉइजन हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर है अभी, लेकिन वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको फिर हमको बॉडी से बाहर निकालना है। उसके लिए हमको स्टमक वॉश करना पड़ता है, कैथेटर डाल के हमारी बॉडी से उसको बाहर निकालना होता है। उसके बाद में एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, फिर जो पॉइजन हमारा एब्जॉर्ब हो चुका है उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, कौन से ड्रग देकर हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में यूज़ ऑफ एंटीडोट, अब यूज़ ऑफ एंटीडोट हम कम करेंगे जब हमको उस तरह का पॉइजन पता है कि उसने किस तरह का पॉइजन लिया है, तो फिर हम वहाँ पे उस तरह का एंटीडोट यूज़ करेंगे। उसके बाद में सपोर्टिव मीजर्स जो भी है वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद में अभी ये जो था ये हमने रॉ में देखा, लेकिन अब उसको हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी केयर हमको इसमें लेनी है। सो इमीडिएट केयर ऑफ डिटोरिएटिंग बॉडी फंक्शन, सो इसमें क्या क्या आता है, इट टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। सो अब वो किस तरह का पॉइजन उसने लिया है, कौन सा ऑर्गन ज़्यादा इफेक्ट है, तो ये कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि पेशेंट ने भाई कौन सा पॉइजन लिया है और उसकी कंडीशन कैसी। बट सर्टन मीजर्स दैट आर कॉमनली इसेंशियल आर, लेकिन अब ये तो सारे के सारे पेशेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो जिस चीज़ का हमको ध्यान रखना है वो ये है कि कीपिंग एयरवे पेशेंट बाय आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, यानी कि जो हमारा एयरवे का जो पैटर्न है, यानी कि जो सांस लेना और जो सांस छोड़ने का जो हमारा प्रोसेस है उसको हमको उस पैटर्न को कंटिन्यू रखना है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन प्रोवाइड करके। उसके बाद में केयर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, यानी कि क्या कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इसलिए हम हाइपोटेंशन प्रोवाइड करके उसको ट्रीटमेंट को जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंटिन्यूस रख सकते हैं। उसके बाद में रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, फिर नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन हम कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर, यानी कि क्या, इन द केस ऑफ पॉइजन एब्जॉर्ब थ्रू स्किन और इनहेल्ड बाय शिफ्टिंग द पेशेंट फ्रॉम दैट एटमॉस्फेयर, यानी कि क्या कि अगर सपोज उसके पॉइजन जो है किसी अगर वो एक्सटर्नली किसी बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको वहाँ से हमको हटाना है। फिर उसके बाद में अगर इन द केस ऑफ स्नेक पॉइजनिंग है, उसको वहाँ पे सांप ने काटा है तो उसकी जगह को फिर हमको कैसे उसको रोकना है, फिर वो हमारी बॉडी में ना जाए, इसलिए वहाँ का ब्लड हमको पहले थोड़ा सा बाहर निकालना है। इस तरह की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आएंगे। फिर उसके बाद में इमेसिस, यानी कि ऐसे एजेंट जिससे पेशेंट को क्या हो, वॉमिट जैसा फील हो, वो वहाँ पे वॉमिटिंग करे, किस लिए, ताकि उसके जो पेट में एसिड प्रेजेंट जो पॉइजन प्रेजेंट है वो वहाँ से रिमूव हो सके। सो सिरप्स लाइक इपिकैक कैन इफेक्टिव इन द फर्स्ट 2 आवर्स प्रोड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ फेरिंग्स रिजल्टिंग इन इमेसिस, मतलब क्या वहाँ पे उल्टी होती है उस पेशेंट को। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी उसने पॉइजन लिया हुआ होता है, एडमिनिस्टर किया हुआ होता है, फिर वहाँ से वो निकलता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्बेंट, सो एक्टिवेटेड चारकोल 4 to 10 ग्राम इन वाटर इज गिवन, इट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल द पॉइजन बट इट नॉट गिव विद इपिकैक, यानी कि क्या कि आपको एब्जॉर्बेंट जो है, यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो आपको 10 to 40 ग्राम जो है वो वाटर में डिजोल्व करके आपको पेशेंट को देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना भी पॉइजन है वो उसके साथ में एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एब्जॉर्बेंस और यानी कि जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो आप इमेसिस के साथ नहीं दे सकते, यानी कि इपिकैक के साथ आप नहीं दे सकते। इसके बाद में गैस्ट्रिक लीवेज, यानी कि क्या, इट इज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है वो मुँह ही नहीं खोल रहा, तो व्हेन द पेशेंट इज इंजेस्टेड बाय पॉइजन इज इंजेस्टेड बाय DIT कैन बी रिमूव बाय वॉशिंग स्टमक विथ सलाइन सोल्यूशन और वाटर टू रिमूव अब्जॉर्ब पॉइजन, यानी कि क्या कि गैस्ट्रिक लीवेज के अंदर क्या करते हो आप कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वहाँ पर उसको क्या करेंगे, हम उस पेशेंट को सलाइन सोल्यूशन या फिर स्टमक वॉशिंग के ज़रिए हम उसका गैस्ट्रिक लीवेज कर सकते हैं। उसके बाद में क्या, एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, सो एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन कैसे करोगे आप, सो
Elimination rate may be enhanced by giving saline catheters like MgSO4 or sorbitol, or the urine is made either acidic or basic in the case of basic drug, amphetamine and acidic drug respectively. तो आपको एलिमिनेशन ड्रग को एलिमिनेट करना है सलाइन के ज़रिए या कैथेटर के ज़रिए या फिर MgSO4 का यूज़ करके या सॉर्बिटॉल के ज़रिए आपको क्या करना है, ये क्या है अपना सॉर्बिटॉल, ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है जो कि हमारे यूरिन का फ्लो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो कंपोनेंट्स है, जो एसिड, जो भी पॉइजन्स है, वो फिर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है. उसके बाद में क्या है, यूज़ ऑफ एंटीडोट्स. सो एंटीडोट्स आर द सब्सटेंस विच आर एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकंट्स स्पेसिफिकली और नॉन स्पेसिफिकली. सो दे आर क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 ग्रुप्स. तो जो एंटीडोट्स है वो कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप्स के अंदर. सो फर्स्ट वन इज नॉन सिस्टमिक एंटीडोट, सेकंड वन इज सिस्टमिक एंटीडोट्स एंड थर्ड वन इज यूनिवर्सल एंटीडोट्स. So if you see the first one, that is non-systemic antidotes, so in that these are mostly given after emesis by oral route and are further subdivided on the basis of how they act. यानी कि क्या जो नॉन सिस्टमिक है वो कब देते हैं हम, एमेसिस के फ़ौरन बाद हम नॉन सिस्टमिक एंटीडोट्स देते हैं, जो कि और 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर मैकेनिकल और केमिकल. सो मैकेनिकल, these are substance which are prevent further absorption of poisons. यानी कि क्या कि ये एंटीडोट क्या करते हैं, फर्दर एब्जॉर्प्शन होने से रोक देते हैं पॉइजन्स का. दे एक्ट बाय फॉर्मिंग अ कोट ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन टू स्टमक. यानी कि ये क्या करते हैं कि एक कोट फॉर्म कर लेते हैं हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर स्टमक के, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है जो जिसकी वजह से क्या होता है कि और पॉइजन्स वहाँ पर क्या होता है, फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होता वहाँ पे. नेक्स्ट इज केमिकल एंटीडोट्स. सो इन दैट दिस रिएक्ट बाय केमिकल मीन्स विद पॉइजन एंड न्यूट्रलाइज देयर टॉक्सिक इफेक्ट. यानी कि केमिकल एंटीडोट क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइजन का टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड टैनिन्स, लाइक दैट. नेक्स्ट इज सिस्टमिक एंटीडोट. सो व्हाट इज सिस्टमिक एंटीडोट्स? सेकंड वन, such substance produces the opposite action of effect so that of poisons. These are administered with the care because of antagonism always not complete. The antidote itself may produce unwanted effect. Example डायमर्काप्रॉल, ADTA सॉल्ट एक्सेट्रा. यानी कि सिस्टमिक एंटीडोट ऐसे एंटीडोट होते हैं जो कि जो पॉइजन होता है उसके अपोजिट वे में एक्ट करते हैं. तो ये एजेंट जब हम देते हैं तो हमको पूरी तरह से केयर लेनी होती है, कि इसलिए क्योंकि इसके भी कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए हमको इसकी पूरी तरह से प्रॉपर केयर लेनी होती है. तो उसके अंदर सब जो पहला है डायमर्काप्रॉल, यानी कि जिसको हम बाल भी बोलते हैं. सो डायमर्काप्रॉल जो है कॉमनली नोन एज बाल, दैट इज ब्रिटिश एंटी लेविसाइड. इट इज़ अ चिलेटिंग एजेंट विथ सल्फा हाइड्रिल ग्रुप from a non-toxic water-soluble complex with arsenic, antimony, gold, etc. It not only prevents the enzymatic inhibition produced by heavy metals but also reactivates them. And overdose of ball is administered because of only problem is that they form complex made disassociated which liberate metal ions. Then this again react with excess drug. यानी कि क्या कि ये जो बाल है वो क्या करते हैं हम कि ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो क्या करता है, जो एसिड जो हमारे बॉडी में पॉइजन होता है उससे मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है. लेकिन अगर हम उसको कम डोज में देते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाकर फिर से उसको कॉम्प्लेक्स को छोड़ देता है. लेकिन इसलिए क्या करते हैं हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में देते हैं, ज़्यादा डोज देते हैं इसका, ताकि जो रिमेनिंग जो पॉइजन बचा है उससे भी अच्छी तरीके से बाउंड वहाँ पर उसको वो हो सके. सो नेक्स्ट इज indications. So if you see the indications, arsenic, mercury, antimony poisoning. So उसका डोज क्या है? आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर अगर आर्सेनिक उस पेशेंट ने लिया है तो आपको उसको 3 mg/kg IM every 4 hours. mercury poisoning 4 mg/kg followed by 2.5 mg/kg IMBD for 10 days. तो 10 days तक के आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है. और अगर लीड पॉइजनिंग हुई है तो 4 mg/kg इंट्रामस्कुलरी every 4 hours for 2 days and then every 6 hours for 2 days and देन एवरी 2 hours फॉर 7 days आपको लेना है. अगर आपने लीड पॉइजनिंग ली है तो ये इस ड्रग का ट्रीटमेंट आपको इतना लेना है. और अगर आपने आर्सेनिक, मर्क्यूरी और एंटीमनी लाइक इस तरह के पॉइजन्स लिए हैं तो आपको इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है. इसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या है? इसकी वजह से राइज इन ब्लड प्रेशर हो सकता है, टैचिकार्डिया हो सकता है, नोइशिया, वॉमिटिंग, हेडेक हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन इन ओरल कैविटी आपको हो सकती है. सो यूजेस क्या है इसके? इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीडोट इन एसिनिक, लीड, मर्क्यूरी पॉइजनिंग. उसके बाद नेक्स्ट है डाई सोडियम ADTA.
सो डायसोडियम EDTA क्या है? इट इज कॉल्ड एज चिलेटिंग एजेंट. दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट. It forms water soluble non-toxic complex with divalent and tetravalent metallic ions. It is given by the injectable route. तो ये क्या है कि एक चिलेटिंग एजेंट है जिसको आपको कौन से रूट से देना है? इंजेक्टेबल रूट से. यहाँ पे उसका डोज दिया हुआ है. और अगर आपको डायग्नोसिस करना है लीड पॉइजनिंग के लिए तो 70 to 75 mg/kg इज डिवाइडेड इनटू 3 डोज इस तरह से देना है. लेकिन अगर एज अ ट्रीटमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 4 mg/kg पर डे इन 2 डोसेस बाय इंट्रामस्कुलरली 5 दिन के लिए आपको ये डोज देना है. इसके यूजेस क्या है? फॉर डॉजनिंग ऑफ डायग्नोसिंग ऑफ पॉइजनिंग लाइक लीड. अगर लीड उस पेशेंट ने क्या लिया आपको पता नहीं है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है तो आप उसका डोज देकर लीड के लिए चेक कर सकते हो. एज एन एंटीडोट इन लीड एंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग. सो ये जो एजेंट है EDTA, ये डायसोडियम EDTA, ये क्या एज अ एंटीडोट एक्ट करता है. और इन द कंडीशन ऑफ हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू एफिनिटी विद कैल्शियम आयन. ऐसी कंडीशन जिसमें हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है ड्यू टू एफिनिटी ऑफ कैल्शियम आयन, तो इस तरह की सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो इसी तरह से पेनिसिलामाइन है और डेफ्रीऑक्सामाइन है जो कि हम एज एन एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंटीडोट. सो इट इज़ यूज वेयर द नेचर ऑफ पॉइजन इज अननोन. तो यूनिवर्सल एंटीडोट आप कब यूज़ करते हैं? जब हमको उस नेचर का उस पॉइजन का नेचर पता नहीं है, हमको पता नहीं कि पेशेंट ने कौन सा पॉइजन लिया है. तो ऐसी सिचुएशन में हम यूनिवर्सल एंटीडोट का यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 इंग्रेडिएंट गिवन इन अ डोज ऑफ टेबल स्पून फुल रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस. यानी कि क्या, जो यूनिवर्सल एंटीडोट है वो आपको जो टेबल स्पून होता है वो पूरा फुल करके आपको उसको ट्वाइस और थ्राइस के अंदर उसको डोज को देना है. सो कंपोजिशन क्या क्या है इसके? पाउडर चारकोल, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और टैनिक एसिड. तो इसका ये कंपोजिशन है जिसकी क्वांटिटी, जिसमें पाउडर चारकोल जो है वो 2 पार्ट्स होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 पार्ट होता है, टैनिक एसिड 1 पार्ट होता है. और उसका पर्पस क्या है? पाउडर चारकोल एज अ एब्जॉर्ब अल्कोलाइड है, न्यूट्रलाइड एसिड करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और टैनिक एसिड क्या करता है? प्रेसिपिटेट्स अल्कोलाइड सर्टन ग्लाइकोसाइड एंड मिनी मेटल्स. तो इसका यूज़ क्या क्या है? यूनिवर्सल एंटीडोट इज यूज इन द पॉइजनिंग ऑफ अल्कोलाइड लाइक धतूरा बिकॉज ऑफ चारकोल एंड टैनिक एसिड. तो अगर आपको पॉइजनिंग होती है अल्कोलॉइड्स और धतूरा की वजह से तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. ग्लाइकोसाइड एंड मेटेलिक पॉइजन्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ टैनिक एसिड. यानी कि क्या, टैनिक एसिड अगर इसमें प्रेजेंट है और अगर कुछ ग्लाइकोसाइड यानी कि डिजिटैलिस की आपको पॉइजनिंग हो रही है वहाँ पे, तो आप ये ले सकते हो. एंड थर्ड वन इज इन एसिडिक पॉइजनिंग यूनिवर्सल एंटीडोट इज गिवन विच इज़ न्यूट्रलाइज बाय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. यानी कि क्या कि अगर आपने एसिड वगैरह हम बॉडी में इंसर्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर हमको एज ए यूनिवर्सल एंटीडोट क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होने की वजह से वहाँ पर वो मैग्नीशियम होने की वजह से वो क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा उसके इफेक्ट को. सो फिफ्थ वन इज सपोर्टिव मेजर्स. सो इट वी विल सी इन और नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.